एमसीक्यू भी इंपॉर्टेंट है, थ्योरीज भी इंपॉर्टेंट है और लास्ट मिनट में तो फिर बस रिवीजन इंपॉर्टेंट है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल नर्स लडर प्रेप पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं एक्सपर्ट टॉक की एक सीरीज़ लेके आया हूं आप सभी के लिए, जिससे कि आप अपने एग्जाम्स को बेहतर, सुनहरा और अच्छा कर सकें। ऐसे ही एक एक्सपर्ट टॉक आपके सामने एक रिसेंटली एग्ज़ाम क्लियर करके जल्दी ही अपने हॉस्पिटल, अपने ड्रीम एम्स को ज्वाइन करने वाली हैं आद्या, जिन्होंने अपने सफदरजंग और आर के जिस तरह से स्टूडेंट्स हमें कंप्लेंट करते हैं, मुझे बताते हैं कि सर हम असाइनमेंट्स और वर्कलोड की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते, तो उन्हीं के बीच रहकर इन्होंने अपनी तैयारी मजबूत की और बिना कोचिंग के इन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में अपना एग्ज़ाम क्लियर किया। तो आप प्लीज़ अपना सबसे पहले इंट्रोडक्शन दीजिए। Good afternoon, sir. I am Adya. I come from Bihar and I graduated from College of Nursing, MMC, Satyam Hospital in 2024. ओके, तो आपने जब सफदरजंग में एडमिशन लिया था, तो आपने किसके थ्रू, नीट के थ्रू एडमिशन लिया था या फिर आपने कोई एग्ज़ाम क्लियर किया था इसके लिए? सर, मेरा बैच 2019 का है। तब तक हमारा नीट के थ्रू नहीं होता था एडमिशन। आईपीयू एग्जाम कंडक्ट कराती थी सीईटी का। सीईटी का एग्जाम होता था और उसके अंदर आईपीयू के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं वो सारे होते थे, जैसे सफदरजंग, आरमल और बीएस डिफेंस वगैरह, ये सारे कॉलेज हैं। तो उसके अंदर मेरी रैंक कुछ 154 आई थी, तो तभी सफदरजंग मिला था मुझे ओके, तो जनरल कैटेगरी से। तो आपने किस तरह से कॉलेज में रहते हुए अपनी तैयारी को इतनी तरह से स्ट्रॉन्ग किया है, अपने माइंड में इस तरह की चीज़ें क्लियर की कि चाहे मुझे कितना ही वर्कलोड हो, कितना ही मेरे पास असाइनमेंट्स हो, कितनी ही एनसीपीज हों, पर मुझे अपनी तैयारी प्रॉपर रखनी है? और कब से आप अपनी प्रिपरेशन में खुद को आपने मशगूल कर लिया था, किस तरह से आपने खुद को इन कर दिया था प्रिपरेशन में? टू बी ऑनेस्ट सर, मैंने कॉलेज के टाइम पे कुछ पढ़ाई करी नहीं थी ऐसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने जितनी भी मतलब पढ़ाई करी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो उसके बाद ही करी। कॉलेज में क्योंकि बहुत सारा असाइनमेंट होता है और सफदरजंग में तो काफी वर्कलोड है और बहुत सारे यूनिवर्सिटी के पेपर होते हैं, जर्नल्स होते हैं, इन सबको देखते हुए और स्पेशली मैं एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में काफी इन्वॉल्व थी, इंगेज थी, तो मैं उतना टाइम नहीं दे पाती थी। बट मैं सजेस्ट करूंगी कि जितने भी बच्चे हैं वो बिल्कुल इस पे टाइम दे, जितनी जल्दी हो जाए फर्स्ट ईयर से आप स्टार्ट कर दो, क्योंकि जितनी जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना जल्दी आप सिलेबस बाद में कवर कर पाओगे। अच्छा, मतलब आप तो मेरा तो ऐसा था, मैंने बाद में अच्छा, मतलब आप कहना चाहते हो कि जैसे ही स्टूडेंट थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में आए, तो अपने कम से कम अपनी स्टडी को रेगुलर रखें, 2 घंटे 3 घंटे जितना भी टाइम मिले, अगर उन्हें फर्स्ट अटैम्प्ट में अपना एग्जाम क्लियर करना है बिना किसी कोचिंग के। हाँ जी सर, कम से कम अपने जो कॉलेज की टेक्स्ट बुक्स हैं उसकी थॉरोली उसे वो कवर कर ले, कम से कम कॉलेज के टाइम। और अगर टाइम मिलता है बीच बीच में तो वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बुक्स ले ले, उसके थ्रू भी वो थोड़ा बहुत अपने सिलेबस कंप्लीट करे। ओके, तो आप किस तरह से खुद को मोटिवेटेड रखते थे? इतने सारे असाइनमेंट्स, इतने सारे एनसीपीज, इतने सारे वर्कलोड, इतने और प्रेशर हैंडल, एग्जाम्स, मिड टर्म्स, इंटर्न्स, इन सारी चीज़ों के बीच आप खुद को किस तरह से मोटिवेट रखते थे कि नहीं यार, मुझे तो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही एग्ज़ाम क्लियर करना है? और क्या हमारे सफदरजंग और आर के स्टूडेंट्स को आप सजेस्ट करना चाहोगे, क्या एड्रेस करना चाहोगे? फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर एग्जाम क्लियर करना है तो उसके लिए तो जैसे मैंने कहा पहले, उसके लिए तो आपको फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर देना चाहिए प्रिपरेशन। आपके साथ साथ कॉलेज के जितने भी सब्जेक्ट आते हैं फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, उसके साथ साथ सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट कर दो। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो बाद में मोटिवेशन का काफी लैक होता है ग्रेजुएशन के बाद। लेकिन मोटिवेशन के लैक होने का कारण यही होता है कि हमने कुछ पढ़ाई नहीं करी, 4 साल बीत गए, अब हमें शुरू से शुरू करना है, 4 साल का सिलेबस, वो भी ज़्यादा पढ़ना होता है, वो उतना ही नहीं होता है जितने कॉलेज में होते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम है, मार्कशीट है, इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं होते हैं। तो इसलिए मोटिवेट रहना होता है कि आप फर्स्ट ईयर से ही शुरू करो अपनी सारी पढ़ाई या सेकंड ईयर से। ऑल्दो मैंने नहीं करा था, मैं ये मिस्टेक था मेरा, बट आपको करना चाहिए, काफी
काफी ओके। इम्पोर्टेंट रोल रखता तो है उसका। फिर आपने इतनी सारी नेगेटिविटी के बीच किस तरह से खुद को मोटिवेट रखा? क्या आपको एग्ज़ाम टाइम पर एंग्जायटी फ़ील नहीं होती थी? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता था कि यार मैं किस तरह से एग्ज़ाम क्रैक कर पाऊँगी? और बिना कोचिंग के सबसे मेन चीज़ ये है कि आपने कोई कोचिंग नहीं ली और बिना कोचिंग के खुद को इस तरह से सेल्फ मोटिवेट कर लिया कि यार बस मुझे तो एग्ज़ाम क्रैक करना है। किस तरह से आपने स्मार्ट स्टडी को प्रिपेयर किया? सर कोचिंग तो मैंने नहीं लिया। स्टार्टिंग में ही हमने डिसाइड करा था, मैं और एक मेरी क्लोज फ्रेंड थे, उन्होंने डिसाइड करा था कि हम कोचिंग नहीं लेंगे। तो हमने जब फर्स्ट अटेम्प्ट करा था नॉर्सेट 7 का, तो उतना अच्छा अटेम्प्ट था नहीं वो। तो फिर भी हमने कोचिंग नहीं लिया था, तो हमने सोचा था अब नहीं ही लेंगे कोचिंग, और नहीं लिया ईगो मैंने वाली बात आ गई कि नॉर्सेट बस अब तो चाहे बिना कोचिंग के ही हम सेलेक्ट करके दिखाएँगे। हाँ, हाँ। ओके, बहुत अब अच्छा। तो हमारी ईगो की बात हुई कि हम बिना कोचिंग के करेंगे, तो नॉर्सेट कोई मेरे रॉकेट पास साइंस नहीं है। नॉट्स यहाँ सब कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब सारे दोस्तों ने कोचिंग लिया था, मेरे सराउंड में जितने भी थे तो सबने लिया था, तो थोड़ा सेल्फ डाउट आ गया था कोचिंग लेना लेना चाहिए नॉर्थ 7 के बाद। लेकिन फिर मेरे पास टारगेट हाई थी और बुक थे, तो मैंने उससे ही थोड़ी रिपीटेडली पढ़ा, उसके एमसीक्यूज वगैरह करे और पीआर यादव के एमसीक्यूज करे, अच्छा, आपने और पीआर यादव उसमें के ही मैंने एमसीक्यूज किए और थॉरोली टारगेट करने आई की को कोशिश आपने फोकस रखा। टारगेट आई और पीआर यादव के आपने एमसीक्यूज करते रहे। हाँ ओके। जी। और वैसे तो मेरे पास मतलब एंड में मैंने एनक्लेक्स भी खरीदा था, बट अगर आप टारगेट हाई ही करोगे और एमसीक्यूज करोगे और रिवीजन करते रहोगे वापस से, तो आपको टाइम मिलता नहीं है एनक्लेक्स पढ़ने का। तो मुझे भी टाइम नहीं मिला था। जब मेरे प्री के रिजल्ट आए थे तब मैंने एनक्लेक्स के कुछ क्वेश्चंस करे थे, वरना टाइम तो मिलता नहीं है, क्योंकि थॉरोली करना होता, वो भी रिवाइज के साथ साथ, तो फिर नहीं तो मिलता। जब आप एग्जाम प्रिपेयर कर रहे थे, एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो कुछ तो ड्रीम रहा होगा कि मुझे सफदरजंग चाहिए या फिर एम्स चाहिए या फिर कोई एम्स पटना, जैसे आप पटना से हो तो मे बी एम्स पटना चाहिए होगा, या फिर एक ड्रीम होता है एम्स दिल्ली या फिर सफदरजंग या सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपका क्या एम था? आपने क्या टारगेट फिक्स किया था अपने मन में? तो वैसे मेरा ड्रीम मतलब दिल्ली से मैंने करा है ग्रेजुएशन, तो ड्रीम तो दिल्ली ही था। ओके। बट मुझे लगा नहीं था मुझे दिल्ली मिल जाएगा, ऐसा फर्स्ट अटेम्प्ट मेन क्या था रैंक थी मेरा, तो आपकी? मैं सेटिस्फाइड थी। मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि मुझे जो भी मिलेगा मैं तभी ले लूंगी। अगर वो मोस्टली बच्चों को रायबरेली एम्स मिल जाता है या फिर मुझे कल्याणी वगैरह भी मिल जाता, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। वो मुझे नहीं लगा था, बट जब रैंक आई मेरी 566, तो फाइव मेरे सिक्स पास सिक्स ऑप्शन बहुत ऐसे वेल डन। थे कि मैं फर्स्ट चॉइस अगर दूं तो मुझे मिल जाएगा, तो मैंने फर्स्ट चॉइस सबको ही दिया था। अच्छा, आपने हाँ जी, सफदरजंग को, तो मैंने आपने फर्स्ट। किस तरह से कंपैरिजन किया कि मुझे एम्स दिल्ली ना जाकर सफदरजंग ही चुनना है, मुझे सफदरजंग को चूज करना है? ये आइडिया आपके मन में कैसे आया और आपने कहाँ से इस चीज़ का सजेशंस लिए? सर सारे इंस्टीट्यूट के अपने पर्क्स होते हैं, प्रोज एंड कॉन्स होते बिल्कुल। हैं। ऐसा मैं नहीं कहती कि एम्स बुरा है, सारे एम्स दिल्ली सब अपने में एक अच्छा इंस्टीट्यूशन है। बट सर वर्क पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे सीनियर्स हैं वहाँ पर एम्स में, और मेरा भी पहले एम्स दिल्ली का ही था। तो मैंने उनसे बातें करी, रिव्यूज वगैरह लिया, और कुछ जो मैंने सफदरजंग में जब मैं ड्यूटी करती थी, हमारी कॉलेज की ड्यूटीज होती थी, तब जितने भी हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स थे, मैं उनसे पूछती थी, तो वो सारे एक्स एम्स थे। मतलब वो कहीं ना कहीं एम्स से ही आए थे। तो मैंने उनसे पूछा था कि सर आप एम्स आपने छोड़कर मुझसे भी सफदरजंग शायद क्यों आए? मुझसे भी तो पूछा था एक बार कि सर मुझे क्या लेना चाहिए। हाँ जी, जी हाँ जी। हाँ जी, मैंने आपसे भी एक बार जब मेरे चॉइस सिलेक्शन का आया था, तो मैंने आपसे भी पूछा था। तो ये डिलेमा था मेरा थोड़ा बहुत, बट मेरे काफी रिव्यूज और रिसर्च के बाद मुझे मतलब समझ आ गया, और स्पेशली मैंने ग्रेजुएशन वहीं से करा है सफदरजंग से, ओके। तो काफी फेमिलियरिटी भी थी वहां से। बहुत अच्छा। सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ पर्क्स थे जिसको मैंने प्रायोरिटीज में रखा, और मैंने सफदरजंग। आप सफदरजंग कॉलेज हो गया, आर के कॉलेज हो गया, जामिया कॉलेज हो गया, तो इन सारे कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, जो एस्पायरिंग हैं, जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपेयरिंग फेज में, या फिर जिनका जस्ट अभी इंटर्न खत्म हुआ है और जस्ट अपने नॉट सेट 10 के लिए प्रिपेयर होने जा रहे हैं, नॉट सेट 9 के लिए प्रिपेयर होने जा रहे हैं, या फिर जिस भी नॉट सेट के लिए, तो आप उनको क्या एड्रेस करना चाहोगे? किस तरह से एड्रेस करना चाहोगे कि वो किस तरह से अपने स्टडी को कंटिन्यू रखें? स्टडी को कंटिन्यू रखना ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है। कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ा की हो जाता है यहाँ पे। हम जब ग्रेजुएट होते हैं तो हमारे अंदर मोटिवेशन होता है, हम ऑन एंड ऑफ स्टडी कर रहे होते हैं, बट
ठीक है, इनिशियली मोटिवेशन नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम से कम 2-3 महीने पहले ही आप लाइब्रेरी जॉइन कर लो या घर पे कहीं भी ऐसे एनवायरनमेंट में आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई करो। नहीं हो रहा है 12 घंटे पढ़ाई, 8 घंटे करो, नहीं हो रहा है 6 घंटे करो, बट स्मार्ट स्टडी करो, उतना ही करो जितना आप कंज़्यूम कर सकते हो, ज़्यादा नहीं करना है। आद्या, ये और आप अपने शॉर्ट नोट्स ये बनाओ, जो कि अपने आप ये बार बार एक वर्ड कहते हो, स्मार्ट स्टडी स्मार्ट स्टडी। आप इसको डिफाइन करोगे एक बार कि इनकी स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या है? हर किसी की लैंग्वेज में स्मार्ट स्टडी का मतलब हर अलग अलग हो रहा है। मेरे से कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं, सर आप कह तो देते हो स्मार्ट स्टडी स्मार्ट स्टडी स्मार्ट स्टडी, सर मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मार्ट स्टडी? स्मार्ट स्टडी कोई स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म नहीं है एक किसी के लिए भी। हर इंडिविजुअल के लिए स्मार्ट स्टडी डिफरेंट हो सकता है। इंडिविजुअल को खुद में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उसके लिए स्मार्ट स्टडीज क्या है। जैसे किसी की देख कर पढ़ना इजी होता है, किसी के लिए बुक रीड करके पढ़ना इजी होता है, तो इसी तरह उसको देखना पड़ेगा कि जो गिवन टाइम है उतने टाइम के अंदर वो किस चीज से ज्यादा कंज्यूम कर पा रहे हैं। जैसे मैं बुक पढ़ के मैंने अपना करा था, मैंने कोचिंग नहीं लिया था, तो मैं यूट्यूब वीडियो से बस हेल्प लेती थी, जो आप खुद को टॉपिक सही से बताते आप थे। खुद के लिए बाकी स्मार्ट बुक्स थोड़ा मैं रीड करती थी। आप खुद के लिए स्मार्ट स्टडी की डेफिनेशन क्या देना चाहोगे? खुद के लिए, अगर आप खुद के लिए स्मार्ट स्टडी की डेफिनेशन देना चाहो तो क्या है? जी सर, मेरे लिए स्मार्ट स्टडी का डेफिनेशन ये होगा कि मैंने बहुत ज़्यादा टाइम नोट्स में नहीं लगाया है, बहुत सारे नोटबुक नहीं बनाए मैंने। मैंने एक बुक को ही रेफरेंस रखा और उसके अंदर ही अपने सारे नोट्स डाले। छोटे-छोटे पॉइंट्स पे मैं लिख देती थी उधर की पॉइंट्स, और छोटे-छोटे स्टिकी नोट्स या पेपर्स में अपने जो भी नोट्स एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते थे या यूट्यूब पे मुझे मिलते थे, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या ऑनलाइन रिसोर्सेज़ जितने भी होते थे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, वो सारे मैं अपने बुक में डालती थी, ताकि लास्ट मिनट रिवीजन में मैं सबको एक साथ करूँ और वीडियो या फिर दूसरी चीजों अलग-अलग जगहों पर अपना टाइम वेस्ट ना करूँ। तो एमसीक्यूज को आप किस तरह से देखते थे? जैसे कि आपने लास्ट मिनट में आपने थ्योरी पे ज़्यादा फोकस किया या एमसीक्यूज पे ज़्यादा फोकस किया? जैसे कि फ्रेशर स्टूडेंट्स होते हैं, वो कहते लास्ट हैं मिनट में तो कि सर मुझे तो थ्योरी थ्योरी पढ़ना है, सर मुझे थ्योरी याद नहीं हो पा रही, थ्योरी पढ़ना है सर, एमसीक्यू तो हो जाएंगे। तो आपने क्या प्रेफर किया? जैसे कि आप फ्रेशर्स थे, आपको क्या सही करना सही लगा? फिर बिना एमसीक्यू के तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि जितनी थ्योरी हमने पढ़ी है वो इतना ग्रास्प कर पा रहे हैं, वो हमें एमसीक्यू में आता है। और कितनी बहुत सारी थ्योरी हम कंफ्यूज रहते हैं, बहुत सारी थ्योरी में वो कंफ्यूजन हमारे एमसीक्यू में जाके क्लियर होता है। तो आप एक बार अपनी थ्योरी को थॉरली पढ़ के सारे एमसीक्यूज करोगे तो वहां से आपको डाउट आएंगे, और फिर आप वापस से थ्योरी पढ़ोगे तो आपके डाउट भी क्लियर होते हैं। और आपके एमसीक्यू में कुछ ऐसे थ्योरीज होते हैं जो आपकी गिवन बुक में नहीं होते, तो उससे आपकी थ्योरीज भी हो रही है, एमसीक्यू भी हो रही है, प्रैक्टिस भी हो रहा है, नेगेटिव मार्किंग के चांसेस भी ज्यादा हो रहे हैं, और जो गलती आप वहाँ करोगे वो एग्जाम में नहीं करोगे, ये भी एक प्लस पॉइंट हो रहा है। तो एमसीक्यू भी इम्पोर्टेंट है, थ्योरीज भी इम्पोर्टेंट है, और लास्ट मिनट में तो सर बस रिवीजन इम्पोर्टेंट है। ये एमसीक्यू थ्योरीज हो, ये सब पहले ही कर लेना सही रहता है। लास्ट मिनट में जितने भी इनसे आपने निचोड़ निकाला है इन सबका, इसको ही बस रिवाइज अच्छा, करना होता है। हर जितना चीजें हमने पढ़ा है रिवाइज उसका जो निचोड़ करना। निकाला है, सिर्फ उसको रिवाइज करते रहें जितना ज़्यादा हो सकता है, आप ये कहना चाहते हो? तो आद्या, आपने जिस तरह से आपने अपनी तैयारी किया, तो आपने जब एग्जाम हॉल के अंदर गए थे, तो मेरे पास स्टूडेंट्स के ये सवाल भी बहुत ज़्यादा होते हैं, मैंने नोट डाउन भी किया हुआ है कि है ना सर, हमें एंजाइटी बहुत होती है सर, हमने जितना भी पढ़ा है सर सारा ब्लैंक हो जाता है, हमें लगता है कि हमें कुछ भी नहीं आता है। तो इस चीज़ से आपने खुद को ओवरकम कैसे किया? सर, एंजाइटी तो एक बहुत मेजर इशू है अभी इंडिया में या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड, एक पैंडेमिक बन चुका है ये। हर स्टूडेंट के अंदर एंजाइटी है, काफी कम एज पे एंजाइटी है, परफॉर्मेंस एंजाइटी है, मुझे भी है परफॉर्मेंस एंजाइटी, कॉलेज के टाइम भी था, बिफोर वाइवा, बिफोर यूनिवर्सिटी एग्जाम, ऐसा भी टाइम था जब हम नींद नहीं आती थी पूरी रात। तो सर एंजाइटी एक मेजर इशू है, और इससे कोप अप करना हमें सीखना पड़ेगा, वरना हम बहुत मेसअप करते हैं इससे। जैसे लास्ट नॉट पर 7 भी मेरा थोड़ा मेसअप हो गया था एंजाइटी की वजह से। तो सर इसके काफी सारे वो होते हैं वेज, ताकि हम कोप अप कर सके, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से, और काफी मोटिवेशनल खुद को रखना होता है, जैसे तो सेल्फ मोटिवेशन, तो खुद आपने से खुद ही को किस तरह करना से कॉप पड़ेगा। अप किया? इस एंजाइटी से आपने खुद को कैसे कॉप अप किया? आप अपने एक्सपीरियंस किस तरह से शेयर करोगे? फिर जब मुझे एंजाइटी होता था, मोस्टली मैंने देखा था डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना होता है, और खुद को ये बोलना होता है कि जो मैंने पढ़ाई करी है वो इनफ है। ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस कुछ आ जाएगा, और आएगा भी तो हम देख लेंगे, हमें आता है कि हमें पॉजिटिव रहना है, थोड़ा ऑप्टिमिज्म की तरफ रहना है।
ऐसी चीजें बोलकर खुद को रिलैक्स करना है। नींद पूरी लेनी होती है ताकि स्ट्रेसफुल माइंड रहेगा, एंजाइटी को वो ट्रिगर करते हैं। इसलिए नींद, डाइट अच्छी लेनी होती है और अटेंशन स्पैन के लिए कम्युनिकेशन वगैरह करना होता है, ये सब है। ओके। और लास्ट में आपसे एक ही सवाल करूंगा मैं आद्या, कि आप हमारे जितने भी एस्पायरिंग स्टूडेंट हैं उनको किस तरह से एड्रेस करोगे लास्ट मोमेंट पे, अगर वो लास्ट मोमेंट पे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं या फिर एक पूरा 6 महीने का 4 महीने का गोल सेटअप कर रहे हैं, तो वो किस तरह से अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें? और जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं थर्ड ईयर फोर्थ ईयर वाले, वो किस तरह से असाइनमेंट्स, वर्कलोड, एनसीपीज़ के को करते हुए अपनी स्टडी को किस तरह से कंटिन्यू रख सकें? तो लास्ट में आप ये सारा स्टूडेंट्स के लिए एड्रेस करिए। जो भी कुछ ऐसे मतलब कुछ मैजिकल तो नहीं है कि नॉर्सेट है यूं हो जाएगा ऐसा वैसा। तो अगर आप फर्स्ट ईयर से कर रहे हो तैयारी, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई कर रहे हो, थर्ड ईयर ऑल्दो बहुत हेक्टिक हो जाता है। थर्ड ईयर का सिलेबस और सब्जेक्ट्स भी काफी मेजर है और काफी ज्यादा है, तो थर्ड ईयर तक आप थोड़ी बहुत भी करो तो सही है। लेकिन फोर्थ ईयर में मेजर सब्जेक्ट्स है हमारे जैसे कि ओबीजी वगैरह, तो इसके साथ आप कंटिन्यू करो ज्यादा अटेंशन देकर फोर्थ ईयर के बाद, तो ज्यादा बेटर होगा, मतलब फोर्थ ईयर के पैरेलल। और अगर आप वहां तक भी कुछ सिलेबस या अपनी टेक्स्ट बुक के सिलेबस, तो ओबीजी की बुक है दत्ता, सिर्फ वही आप थॉरली कर लो, तो आपको कोचिंग अगर आप ले रहे हो या आप कोई बुक पढ़ रहे हो कॉम्पिटिटिव का, तो उन सब से आपको बहुत ज्यादा ऐसा कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि बेसिक्स क्लियर होगी टेक्स्ट बुक की। तो ये ज्यादा इजी है कि आपने जो कॉलेज में टेक्स्ट बुक है उसको अच्छे से क्लियर करो, और उसके साथ साथ धीरे धीरे आप अगर कोचिंग ले रहे हो या टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हो, थोड़ा बहुत वो करते रहो। विंटर वेकेशन, समर वेकेशन को थोड़ा यूटिलाइज करो। सॉन्डर्स की मेडिकल सर्जिकल की बुक जो हमें यूज करते हैं मोस्टली यही होता है, तो ये बुक आप थॉरली देख लो। मैंने भी यही देखा था कॉलेज के टाइम में, विंटर वेकेशन समर वेकेशन में देखती रहती थी इसको। तो ये सब से ही क्वेश्चन आते हैं, बस हमें उसी बुक को पढ़ते रहना है। हमें लगता है क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, कोचिंग वाले क्या नया पढ़ा रहे हैं, वो कुछ नया नहीं पढ़ा रहे, वो बुक में ही बुक लिखा में से है, पढ़ा रहे हैं। बस हमें बार बार पढ़ना। बस ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा आद्या, हमें आपसे रूबरू होके अपने अपने एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स को बताया। बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है स्टूडेंट को इन्हीं चीज़ों से। लास्ट में बस एक सवाल कि जैसे कि नर्स लेडर प्रेप जिस तरह से एमसीक्यू टेस्ट सीरीज चला रहा है, जिस तरह से उनके लिए टेस्ट सीरीज ला रहा है, मॉक टेस्ट ला रहा है, तो आपने भी कुछ टेस्ट सीरीज को आपने रिव्यू किया, तो किस तरह से नर्स लेडर प्रेप स्टूडेंट्स के लिए, एस्पायरिंग स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रह सकता है? आप प्लीज़ बताइए हमारे स्टूडेंट्स को। जैसे सर मैंने अभी बताया कि जितनी भी थ्योरीज हम करते हैं, थ्योरीज के बाद हमें ऐसा फील होता है कि हमें सब आ गया है, लेकिन एक्चुअली हमें पता नहीं चलता कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं। उसके लिए हम एमसीक्यू करना बहुत जरूरी है। तो रेगुलर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए मैं एडवाइस करूंगी, जैसे नर्स लैडर प्रेप आपने बताया, उस पर आपने टेस्ट सीरीज फ्री भी डाल रखा है, तो ऐसे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं जिससे रेगुलरली आप एमसीक्यू रिवाइज करते रहोगे, अटेम्प्ट करते रहोगे, और आपके जितने भी थ्योरीज के कंफ्यूजन है उससे वो क्लियर होंगे कि मेरे ये वाले टॉपिक ठीक है, ये वाले सब्जेक्ट ठीक है, इससे टेस्ट सीरीज ओके, थैंक यू सो मच आद्या, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, स्टूडेंट्स के लिए दिया, एस्पायरिंग स्टूडेंट्स के लिए दिया। होपफुली स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा एक मोटिवेशनल रहने वाला है। धन्यवाद आद्या, बहुत बहुत शुक्रिया।